हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन इंडस्ट्रियल एक्ट तोड़ेंगे जो 10 मार्क का आने वाला है। राइट, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और एंड तक वीडियो देखिए ताकि 10 मार्क आपको इजी पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन करने वाले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले तो ग्रेच्युटी का मतलब क्या है मुझे वो बताने दो आपको। अभी जब भी अपन कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस ले लो, अपन अगर 10 साल 15 साल तक करेंगे या अगर फिर वो बिजनेस से हटते तो अपन को क्या मिलता है? गुडविल मिलता है अपन को वो बिजनेस से, हाँ या ना? सेम चीज अपन अगर 5 साल या उससे ज्यादा कोई भी एम्प्लॉयर के नीचे अपन काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, राइट, तो अपन को क्या मिलना चाहिए? कुछ तो पर्क्स मिलने चाहिए ना उसमें। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्रेच्युटी बोला जाता है। बिजनेस पे गुडविल हो गया, वही चीज इसमें क्या हो गया? ग्रेच्युटी हो गया। समझा इतना परफेक्टली? तो ये ग्रेच्युटी भी अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर दे नहीं दे, क्या प्रोविजन है, इसके लिए इन लोग ने एक एक्ट बना दिया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यानी अपन कुछ भी करेंगे या एम्प्लॉयर कुछ भी करेगा इन रिलेशन टू ग्रेच्युटी, वो ये एक्ट कवर करेगा। राइट, ये अकेला एक्ट 10 मार्क का नहीं है, इसके साथ और 3-4 एक्ट है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, समझा? बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क भी अपन क्यों छोड़ दे। समझा इतना परफेक्टली? तो स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब ये ग्रेच्युटी वर्ड कहाँ से आया? ग्रेच्युटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, याद रखना, लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है? ग्रेच्युटियस। परफेक्ट। ग्रेच्युटी इज पेड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। एक चीज याद रखना, जब अपना सर्विस खत्म होता है जब ग्रेच्युटी मिलता है। अब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? 4 चीजें आपको याद रखनी है: सुपर एनुएशन, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, डेथ। फिर से 3 ही चीज याद रखो: सुपर एनुएशन, रेजिग्नेशन, डेथ। क्या बोला? सुपर एनुएशन, रेजिग्नेशन, डेथ। अब एक एक चीज, रेजिग्नेशन मतलब तुमने काम छोड़ दिया, डेथ मतलब तुम मर गए। सुपर एनुएशन मतलब क्या है? नॉर्मली बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इफ यू अटेन अ सर्टेन एज तुमको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 60 ईयर्स हो गया तो तुमको बोल देंगे बाय बाय, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर एनुएशन। समझा इतना परफेक्टली? परफेक्ट। अब इसमें याद रखना, दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स। राइट, सबसे पहले अपन को करना है डेफिनेशन। सब डेफिनेशन नहीं, मैराथन है, जितना इंपॉर्टेंट है वही डेफिनेशन करवा रहा हूँ। परफेक्ट विद दिस? तो इसमें डेफिनेशन में अपन फिर से जो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, क्या? सेक्शन नंबर डाल देने का। इट मीन्स द फॉलोइंग। अगर आपने लिखा इट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 एग्जाम्पल 2A एंड इट इज, मतलब आप डेफिनेशन कोट कर रहे हो, मतलब वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। समझे? आपको क्या लिखना है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A फुल स्टॉप, इट मीन्स द फॉलोइंग। तो आप अपने वर्ड्स भी इसमें डाल सकते हो, बट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें। समझा इतना परफेक्टली? तो अब सबसे पहले अपन करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहले मेरी भाषा में समझो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। देखो, पावर है ना, ये सबको है ना सीजी ने दिया है। सीजी मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि तुमको यानी ग्रेच्युटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा इलाज करेगी, नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट कर दिया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वो ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाओ। उन लोग को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, नो डाउट, बट आप उनके पास जाओ एंड वो आपका रिजॉल्व करेंगे। तो वो बंदे या वो ग्रुप को क्या बोला जाता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। राइट, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं आएगा, जो भी करेगा वो कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A फुल स्टॉप। छोटा है या याद रखना, क्योंकि अगर ये 2 बड़ा ए कर दिया तो वो कंटिन्यू सर्विस का डेफिनेशन हो जाएगा। समझा? 2 छोटा ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ए ब्रैकेट में, 2 बड़ा ए विदाउट अ ब्रैकेट मतलब कंटिन्यू सर्विस। जब भी सेक्शन कोड करोगे, छोटा लेटर है बड़ा लेटर है वो आपको देखना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 छोटा है। In relation to an establishment belonging to or under control of central government having branches in more than one state, factory belonging to central government, major port, mine, oil field, railway belonging to CG, या तो in any other cases belonging to state government। कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ, ये शॉर्टकट याद रखो। फ्रॉम पी, एफ से क्या आता है? फैक्ट्री। समझा? फिर आर से अपना क्या आता है? रेलवे। ओ से क्या आता है? ऑयल फील्ड। एम से क्या आता है? माइन। और पी से क्या आता है आपका? पोर्ट। सिर्फ इतना याद रखो, ये शॉर्टकट है। आप इतना याद रखने जाओगे फैक्ट्री ये वो बहुत डिफिकल्ट होगा। सिर्फ फ्रॉम पी याद रखो, फ्रॉम पी, ये शॉर्टकट है। समझा इतना परफेक्टली? यानी ऐसी कोई भी जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फ्रॉम पी है तो उसको क्या बोला जाएगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझ में आया?
फ्रॉम पी हुआ ना तो कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। फ्रॉम पी के अलावा कुछ भी हुआ ना तो उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो अगर फ्रॉम पी हुआ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज़ अगर कोई और हुआ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया। फ्रॉम पी मतलब फैक्ट्री एंड ऑल, जो मैंने अभी आपको बताया, समझा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चार्ट याद रखो, दो पार्ट में डिवाइड है, अपने मन में बना लो। फ्रॉम पी हुआ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर फ्रॉम पी नहीं हुआ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। परफेक्ट विद दिस। अब एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, वही लिखा हो याद रखना। 2E एम्प्लॉय बोलता है, एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब क्या, सीएमए में भी ट्रेनिंग होता है ना, आर्टिकलशिप होता है ना, उसको अप्रेंटाइज बोला जाता है। तो अदर एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटाइज हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पैसे के लिए एम्प्लॉयड होना चाहिए। वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, यानी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एक्सप्रेस है या इम्प्लॉयड है। इन एनी काइंड ऑफ वर्क मैनुअल और अदरवाइज इन कनेक्शन विथ, फिर से फ्रॉम पी लिख देना इधर। देखो फैक्ट्री, ऑयल, माइन, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप्स। तो डायरेक्टली फिर से आप क्या लिख सकते हो इसमें, फ्रॉम पी। फिर से एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटाइज हु इज एम्प्लॉयड फॉर सैलरी, राइट, एंड वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड हु इज वर्किंग इन फ्रॉम पी। आपको याद रखने का नीड ही नहीं है, सुनो फिर से। एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटाइज हु इज वर्किंग फॉर सैलरी whose terms and conditions are express or implied and who is working in from P। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया ये। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। अब आपका एम्प्लॉयड क्या होता है, 2F। अभी तक क्या किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किया 2A में, एम्प्लॉय किया 2E में, अब एम्प्लॉयर करेंगे 2F में। तो इन रिलेशन टू एनी फ्रॉम पी, इन रिलेशन टू एनी फ्रॉम पी, इफ फ्रॉम पी बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ CG या SG, मतलब ये जो फ्रॉम पी बोला ना, फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी मैंने आपको बोला, ऑयल फील्ड फैक्ट्री, अगर वो CG या SG कंट्रोल कर रही है तो पर्सन अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन, मतलब गवर्नमेंट ने जो बंदे को सुपरविजन के लिए अपॉइंट किया है वो एम्प्लॉयर बन गया। वही चीज़ अगर ये फ्रॉम पी बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ, ये SG CG नहीं है, ये अपना है लोकल अथॉरिटी। क्या है ये, लोकल अथॉरिटी। फिर से बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी, क्या, फ्रॉम पी। यानी एनी फैक्ट्री विच इज बिलोंगिंग टू अ लोकल अथॉरिटी या एनी ऑयल फील्ड विच इज रिलेटेड टू अ लोकल अथॉरिटी, तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा। अगर CG/SG है तो एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर दैट जॉब। लोकल अथॉरिटी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अगर CG/SG नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो इन एनी अदर केसेस जो फैक्ट्री का मैनेजर है या तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। समझा इतना। अब मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या है ये, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। मतलब तो एज पर सेक्शन 2A, अब इसमें बड़ा ये रहेगा। अब कंटिन्यूस सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। सेक्शन नंबर तो अपन ने देख लिया, 2 बड़ा है, राइट। अब मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ आपको। ग्रेचुटी मिलता है जब आप 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस में काम करते हो। एवरी ईयर आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना पड़ेगा। एक इसका प्रोविजन है, अगर इतने डेज काम किए तो वो साल के लिए आप कंटिन्यूस पीरियड हो गए। अगर कंटिन्यूस 5 ईयर्स के लिए अगर आपने काम किया तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा, वरना ग्रेचुटी नहीं मिलेगा आपको। समझा इतना परफेक्टली। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना। पर्सन इज सेट टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस इफ ही हैज फॉर दैट पीरियड बीइंग इन अनइंटरप्टेड सर्विस, यानी बीच में छुट्टी वुट्टी कुछ ने, अनइंटरप्टेडली वो काम किया है। बट इसमें सिकनेस, एक्सीडेंट यानी बीमार हो गए, या तो फिर एक्सीडेंट हो गया इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट, यानी ये ऑर्डिनरी तुम्हारे कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं है, यानी तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, एंड उसकी वजह से अगर तुमको छुट्टी मिला तो जो दिन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था एंड छुट्टी मिला तो वो भी दिन कंटिन्यूस सर्विस में काम काउंट होगा। फिर से वो दिन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था वो दिन भी काउंट होगा इन कैलकुलेटिंग कंटिन्यूस सर्विस। समझ में आया। पर इसमें याद रखना, व्हेन एन एम्प्लॉय नॉट बीइंग अ सीजनल एम्प्लॉय। सीजनल एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, अभी जैसे मेरा आम का धंधा है, 3 महीने चलता है, फिर जैसे बारिश आया खत्म हो जाता है। समझा। तो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका डेफिनेशन या उसका मीनिंग अलग से दिया हुआ है। तो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ नॉट बीइंग अ सीजनल एम्प्लॉयज़, राइट। अगर आप जमीन के नीचे काम कर रहे हो, ग्राउंड वाइन पे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपको वर्क करना है विच इज़ 190 डेज। एंड वही चीज़ अगर कोई दूसरा है तो आपको कितना वर्क करना है, 240 डेज। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लो ताकि तुमको समझ में आए। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं 150 डेज काम किया हूँ एंड मैं जमीन के नीचे हूँ, राइट, ग्राउंड माइंड में हूँ। अगर मैंने 150 डेज काम किया एंड 50 दिन मेरा सिकनेस पे चला गया विच वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल, राइट। अब मुझे ध्यान है कि मैं वो ईयर के लिए कंटिन्यू सर्विस में हूँ या नहीं हूँ। 150 डेज काम किया, 50 दिन सीकनेस, टोटल कितना हो गया, 200 दिन हो गया। एंड मेरा पीरियड कितना है, 190 डेज का, मतलब आई एम इन कंटिन्यू सर्विस, यानी वो साल में मैं कंटिन्यू सर्विस गिना जाऊंगा।
नॉर्मल बिजनेस है तो कितना होगा 240 डेज होगा। एंड वही चीज़ अगर कोई बिजनेस जो 6 महीने के लिए है तो नॉर्मली क्या करना है, इसका आधा कर देना। 190 का आधा कितना होगा 95 होगा, एंड 240 का आधा कितना होगा 120 होगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, आप लोग क्या सोचते हो सर 120 से ज़्यादा या 120 से कम है, या तो 240 से ज़्यादा या कम है। भाई 240 टच भी हो गया तो कंटिन्यू सर्विस में। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब उसके बाद आता है आपका द अबाउट डेज, यानी जो भी अपन ने ये कैलकुलेट किया ना इन टर्म्स ऑफ 190 या तो फिर 240, द अबाउट डेज शैल इंक्लूड, इतनी सारी चीजें इंक्लूड होएगी जब आप काउंट करोगे नंबर ऑफ डेज। पहला क्या इंक्लूड होगा, ही हैज बीन ऑन लीव विद फुल वेजेस, मतलब आपको पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है जब आप छुट्टी में, मतलब मस्त छुट्टी एंजॉय कर रहे हो बट पैसा चालू है, तो वो दिन काउंट हो गया कंटिन्यूस सर्विस में। दूसरा, ही हैज बीन लेड ऑफ अंडर एन एग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट पे ये बोला है कि 1 महीना 2 महीने की छुट्टी ले ले फिर से रीज्वाइन कर ले, लेड ऑफ मतलब राइट, या 6 महीने की छुट्टी ले ले फिर से रीज्वाइन कर ले, तो वो जो 6 महीना या 1 महीने वो काउंट हो गया अंडर कंटिन्यूस सर्विस में। फिर थर्ड वाला आपको बोलता है एब्सेंट ड्यू टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट, मतलब काम करते करते, इंपॉर्टेंट है, घर पे बैठे 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 नहीं, काम करते करते अगर मेरे को कोई चोट लग गया जिसकी वजह से मेरा डिसेबलमेंट हो गया, बट वो 1 महीने या 2 महीने के लिए टेम्परेरी है, तो जो महीने मैं घर पे हूँ वो मैंने काउंट होएगा नंबर ऑफ डेज। फिर उसके बाद है मैटरनिटी लीव विच शुड नॉट एक्सीड 26 वीक। अब ये नॉर्मली फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव, मतलब कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको भी छुट्टी मिलती है, बट वो छुट्टी 26 वीक से ज़्यादा नहीं, 26 महीना नहीं, 26 वीक से ज़्यादा नहीं होनी, यानी 26 वीक तक कंटिन्यूस सर्विस में वो काउंट होगा। परफेक्ट। अब इसमें सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब क्या, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज़ याद रखना है, कितना भी दिन मेरा धंधा काम हुआ है सीजनल एम्प्लॉयमेंट पे, क्या 3 महीने हो या 4 महीने हो, मेरे को 75% ऑफ द डेज वहाँ पे जाना है। कितने परसेंट, 75, यानी अगर 100 दिन मेरा काम हुआ है यानी बिजनेस हुआ है तो मेरे को मिनिमम 75 डेज जाना पड़ेगा। 100 का 75% 75। अगर मैं 75% डेज जा रहा हूँ तो आई एम इन कंटिन्यूस सर्विस। ऐसे 5 साल अगर हो गए तो मेरे को ग्रेचुटी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। परफेक्ट। 4(1) पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, राइट। अब ग्रेचुटी कैसे भरा जाता है या कब भरा जाता है, अब ये याद रखना, ये जो 2 या 3 मिनट या 5 मिनट का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करवाने वाला हूँ, राइट। उसमें 4 मार्क का एक आया हुआ है लास्ट ईयर में और फिर से 4 मार्क का एक आया हुआ है, एंड मेरे को लगता है हॉट टॉपिक है नॉमिनेशन, समझा, तो याद से रखना। 4(1) बोलता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन, ये पहले भी पढ़ाया था, टर्मिनेशन में यानी जैसे ही एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है ग्रेचुटी भरना पड़ेगा। ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 years, ये अब भी बताया था मैंने कि मिनिमम उसको 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस होना पड़ेगा, एंड कंटिन्यूस सर्विस का मतलब अभी आपको बता दिया था। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या है, सुपर एनुएशन, मतलब एज ऑफ 60 years। एक एग्जांपल कि मैंने 60 मत लिखना, वहां पे रॉन्ग मिल जाएगा, सुनना, 60 लिखोगे रॉन्ग मिल जाएगा, क्योंकि बेयर एक्ट में आपके लॉ में कहीं पे भी 60 years नहीं लिखा है। आप क्या बोलोगे, अटेनमेंट ऑफ सर्टन एज, 60 years नहीं लिखोगे, अटेनमेंट ऑफ सर्टन एज, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं बोला कि 60 years हो गया तो खत्म हो जाएगा, नहीं, कहीं पे भी नहीं बोला, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो आप क्या बोलोगे, अटेनमेंट ऑफ सर्टन एज, फिर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, या तो फिर डिसेबलमेंट भी, ये परमानेंट डिसेबलमेंट, समझा। इन केस ऑफ डेथ ग्रेचुटी किसको मिलेगा, अब ऊपर से तो बंदा आने वाला नहीं ग्रेचुटी लेने के लिए, तो ग्रेचुटी किसको मिलेगा, जो वो नॉमिनी रहेगा उसको मिलेगा ग्रेचुटी। अब ये इंपॉर्टेंट है अगेन, फोरफीचर ऑफ शेयर्स गलत है, सॉरी, फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी है ये, मतलब 4 मार्क के लिए आपको है फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी। फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन। अगर मुझे आपको ग्रेचुटी देना 10 लाख रुपया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें या तो मैं 10 लाख में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा, या तो 10 लाख में से थोड़ा अमाउंट काट के दूंगा, उसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी। 4(1) क्या था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, 4(6) क्या है, फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी विल बी टर्मिनेटेड इफ, दो चीज याद रखना इसमें आपको, सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट, आपने अगर ऐसा कुछ कांड किया, विलफुल ओमिशन, कुछ ओमिशन किया या कुछ काम सेठ ने बोला था बट आपने किया नहीं, या तो फिर नेग्लिजेंस कॉसिंग एनी डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपने कुछ ऐसी लापरवाही की या ऐसा काम नहीं किया जिससे जो एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी है उसको हार्म हुआ, तो जितना भी यानी प्रॉपर्टी आपने डैमेज किया ना वो पूरा वसूली करेगा, उतना पैसा काटेगा, फिर आपको ग्रेचुटी देगा, समझा इतना परफेक्टली। फिर सेकेंड केस में
ये तो क्या था, टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, मतलब कितना प्रॉपर्टी हार्म हुआ उतना ही पैसा काटेगा। अब सेकेंड स्टेट में आपको ये याद रखना है कि ग्रेच्युटी इज टर्मिनेटेड फुल्ली या पार्टली, या तो थोड़ा बहुत या तो फिर पूरा। टर्मिनेशन ड्यू टू राइशियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब क्या होता है, अपने हक के लिए लड़ना, यार मेरे को इतना पैसा कम क्यों दे रहा है, समझा, जो लड़ना बोलते हैं ना जिसको, हर बार यानी अपने एम्प्लॉयर को मुंह तोड़ जवाब देना कि भाई मेरी सैलरी कम है, ये वो एक्स वाई जेड, क्रिपिंग करना है एक तरीके से। मोरल टर्पिट्यूड मतलब जातिवाद, रिलीजियस राइट्स, किन्हें में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एंड सो ऑन, समझ में आया। तो अगर आप ये दो काम करोगे, क्या, टर्मिनेशन ड्यू टू राइशियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट, या तो फिर मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड मतलब क्या, राइशियस यानी अपने रिलीजियस, एक तरह से राइशियस नहीं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इन दीज टू केसेस या तो अपना एम्प्लॉयर क्या करेगा, पूरा का पूरा ग्रेच्युटी काट देगा या तो थोड़ा काटेगा। समझा इतना परफेक्टली। अब एक चीज याद रखना, ग्रेच्युटी इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ग्रेच्युटी हुआ एंड अगर आपने ये सब कांड नहीं किए तो इट इज हिज राइट, हिज मतलब एम्प्लॉइज का ये हक है कि उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये टैक्स में भी है, सैलरी में, याद रखो। मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी का कितना, 20 लाख है, पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख हो गया, अमेंडमेंट आया। ये 20 लाख कब से आया, विद इफेक्ट फ्रॉम 29/3/2018। 29/3/2018 के पहले 10 लाख था, अभी कितना हो गया, ये 20 लाख हो गया। सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या है, 15/26 इंटू लास्ट वेज ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। फिर से अभी इन लोग क्या गिनते मालूम है, ये एक्ट वाले एक महीने में 26 दिन ही गिनते हैं। हो सकता है 4 संडे तो हटा देते हैं, तो 26 दिन, एंड 26 दिन में आपको 15 दिन का ही ग्रेच्युटी मिलेगा। इसके लिए 15/26 इंटू आखिरी महीने में क्या सैलरी आपने लिया था, इंटू कितने महीने के लिए आप काम किए, कितने सालों के लिए आप काम किए हो, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। समझा इतना परफेक्टली। अब आता है आपका नॉमिनेशन। सेक्शन 6 क्या बोलता है, नॉमिनेशन। फिर से 4(1) बोलता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, 4(6) बोलता है फोरफीचर। फोरफीचर में क्या बोल रहा है, अगर आपने प्रॉपर्टी का नुकसान किया तो जितना लॉस हुआ है उतना ही आप ग्रेच्युटी कम हो जाएगा आपका। या तो फिर पार्ट बी में क्या बोलता है, अगर आप राइशियस या तो फिर मोरल टर्पिट्यूड कर रहे हो तो पूरा भी ग्रेच्युटी हट सकता है या तो थोड़ा पार्ट भी हट सकता है। समझ में आया इतना, क्यों, कितना लॉस हुआ वो पता नहीं चलेगा ना इसमें। समझा इतना परफेक्टली। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे क्या बोला, ग्रेच्युटी इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉय। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, सुनो, अगर फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरे बदले ग्रेच्युटी किसको मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने 5 साल या उससे ज्यादा काम किया है एंड अगर मैं मर गया तो एक बंदा होना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जिसको ग्रेच्युटी मिले। तो अपन को कंपल्सरीली नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और वो नॉमिनेशन फॉर्म किसके पास रहेगा, एम्प्लॉयर के पास रहेगा, सेफ कस्टडी पे रहेगा एम्प्लॉयर के पास। समझ में आया ये वाला चीज। तो नॉमिनेशन सेक्शन 6 देखो क्या बोलता है, ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, यानी जो एम्प्लॉय जिसका 1 साल एम्प्लॉयमेंट पे आया तो तुरंत फाइल नहीं करना है, पहले मैं 1 साल पूरा सर्विस में काम करूंगा। 1 साल मतलब 365 डेज नहीं है, वो कंटिन्यू सर्विस वाला, समझा, जो 240 और 190 बताया था ना। अगर मैंने 1 साल पूरा कंटिन्यू सर्विस में काम किया तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा इन फॉर्म नंबर F, समझा। और वो नॉमिनेशन में मैं एक से ज्यादा भी नॉमिनी कर सकता हूँ। इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, मतलब अगर मैंने जब नॉमिनेशन किया मेरा परिवार था तो कंपल्सरीली मेरे को वो परिवार में से एक या उससे ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाना है, ऐसा नहीं कि मैं थर्ड पर्सन को बना सकता हूँ। वही चीज अगर मेरा परिवार नहीं था, इफ आई डू नॉट हैव अ फैमिली एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, देन मैं कोई थर्ड पर्सन को नॉमिनी बना सकता हूँ। बट अगर मेरा फैमिली है एंड मैंने थर्ड पर्सन को नॉमिनी बनाया तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो नहीं चलेगा। समझ में आया इतना परफेक्टली, आया ना। अब मेरा फैमिली नहीं था, इफ ही डज नॉट हैव अ फैमिली, नॉमिनेशन टू एनी मेंबर, बट सब्सिक्वेंटली ही अक्वायर्स अ फैमिली। पहले फैमिली नहीं था जब मैंने नॉमिनेशन किया, अब 2 या 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई, मैंने कुछ अडॉप्शन कर लिया तो मेरे पास फैमिली आ गई ना, हाँ या ना। तो सब्सिक्वेंटली इफ ही अक्वायर्स फैमिली, मेरे को फ्रेश नॉमिनेशन का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना। इफ नॉमिनी प्रीडिसीज द एम्प्लॉय, मतलब मेरे मरने से पहले नॉमिनी मर गया, मैंने नॉमिनी किया था ना, मेरे मरने से पहले क्या हुआ, नॉमिनी मर गया, तो सिंपल लॉजिक, मेरे को फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा, सिंपल। समझ में आया। अब नॉमिनी मर गया ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेश नॉमिनेशन। एवरी नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन या कुछ भी अगर मैंने ऑल्टरेशन किया अपनी मर्जी से, हैज द केस में बी, एवरी फॉर्म शैल बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी विद द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ सेफ कस्टडी में वो रहेगा। रूल 6(1) क्या बोलता है, नॉमिनेशन शैल बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट
यानी नॉमिनेशन मुझे सबमिट करना है, मैं कौन हूँ, एम्प्लॉई हो, मुझे जाके मेरे एम्प्लॉयर को सबमिट करना है नॉमिनेशन फॉर्म। डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी लगेगा उसको, समझ में आया? या तो मैं पर्सनली जाके उसको सर्विस करूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, पोस्ट से जाके उसको सेंड कर दूंगा। या तो पर्सनली जा सकता हूँ फिजिकली, या तो मैं पोस्ट से जाके वो रिसीट ले सकता हूँ। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? इन केस एम्प्लॉय ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 ईयर और मोर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रूल। अब ये देखो, ये आया तब 1972 में आया, हाँ समझना, उसके पहले भी तो एम्प्लॉय होते थे, हाँ या ना? तो अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय हूँ 1960 से, 1960 से मैं काम करते जा रहा हूँ, समझा? जब ये एक्ट आया 1972 में, मेरे को देखना है वो दिन मेरा कितना डेज कंप्लीट होना चाहिए, 1 ईयर। कितना डेज कंप्लीट होना चाहिए, 1 ईयर। अगर वो डेट पे मेरा 1 ईयर कंप्लीट है, हाँ या ना, वो ईयर कंप्लीट है, तो मेरे को कितना टाइम मिलेगा, 90 डेज का टाइम मिलेगा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बट वही चीज वो डेट पे 1972 में मेरा 1 ईयर कंप्लीट नहीं है, एंड उसके बाद अगर मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया, तो इन दैट केस मेरे को कितना टाइम मिलेगा नॉमिनेशन कंप्लीट करने में, 30 डेज। नहीं समझा? अगर डेट ऑन विच द रूल इज इम्प्लाइड या अप्लाइड, अगर मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो आई विल गेट अ पीरियड ऑफ 90 डेज टू फाइल द नॉमिनेशन। एंड इन एनी अदर केसेस, या अभी का ही केस ले लो, अगर मेरा अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो ये तो रूल के बाद हुआ है ना, मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया है, तो अभी की तारीख में अगर जब से मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, विद इन 30 डेज आई नीड टू फाइल द नॉमिनेशन फॉर्म। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? कंप्लीटेड 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म एफ होता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ये तो यहाँ पे भी बता दिया था। नॉमिनेशन का फॉर्म क्या है, फॉर्म एफ, और स्पेसिफाइड टाइम मतलब 30 डेज या तो फिर 90 डेज। बट इसमें एक और चीज याद रखना, अगर मेरा 30 डेज नहीं हुआ, यानी मेरे को 40 डेज लग गया, 50 डेज लग गया, एम्प्लॉयर रिजेक्ट नहीं करेगा। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट रिजेक्ट अ नॉमिनेशन फॉर्म ओनली बिकॉज इट इज लेट फाइल्ड। समझा इतना परफेक्टली? 6(2) विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नॉमिनेशन इन फॉर्म एफ, जैसे ही नॉमिनेशन मिल गया, विद इन 30 डेज एम्प्लॉयर विल वेरीफाई कि जो भी डिटेलिंग की है वो सही है या नहीं। एप्लीकेशन तो कौन देगा, एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉई देगा, और वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई एम्प्लॉयर करेगा। तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नॉमिनेशन इन फॉर्म एफ, एम्प्लॉयर विल वेरीफाई एंड रिटर्न 1 कॉपी टू एम्प्लॉई अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब क्या है, खुद का साइन देके, किसका साइन देके, एम्प्लॉयर का साइन देके, एक कॉपी वो खुद के पास रखेगा एंड एक सामने वाले को दे देगा। समझा इतना परफेक्टली? 6(3) देखो लाइन सही है, 6(1), 6(2), 6(3) कहां तक है, 6 तक है। 6(3) क्या बोलता है, एम्प्लॉय हु हैज नो फैमिली, एंड बाद में अगर उसको फैमिली अक्वायर हो गई तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा, फॉर्म जी, और कितने दिन में, विद इन 90 डेज। 6(4) क्या बोलता है, अगर नॉमिनी प्री डिसीज, ये अभी किया था अपन ने, अगर नॉमिनी पहले मर गया एम्प्लॉय से, तो क्या करना पड़ेगा, नॉमिनी को चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज कौन से फॉर्म में करोगे, फॉर्म एच में करोगे। उसके बाद एक चीज याद रखना, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो, या आप नया नॉमिनेशन कर रहे हो या तो फ्रेश नॉमिनेशन कर रहे हो, शैल बी साइन बाय द एम्प्लॉय, एंड इफ इलिटरेट तो थंब लगाना, अंगूठा मारना पड़ेगा उसको। उसके बाद 6(6) एनी चेंजेस और नॉमिनेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जिस दिन से एम्प्लॉयर ने वो रिसीट किया, हाँ बोला कि ये मुझे ये फॉर्म मिल गए, वो डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया? नॉमिनेशन वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना, फॉर्म नंबर, सेक्शन नंबर पूरा लिख के आना है, इसमें स्किप नहीं करना। अब उसके बाद आता है सेक्शन 7, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अब देखो क्वेश्चन है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, लोग क्या सोचते हैं मालूम है, ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो 15/26 वाला रूल डाल के आ जाते हैं कि 15/26 इंटू लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। वो नहीं है, इसमें तुमको फॉर्मूला नहीं डालना है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी ये लॉ है, मतलब आपको ये बताना है कि एम्प्लॉई को ग्रेचुटी कैसे मिलेगा, राइट? तो सेक्शन 7, एज सुन एज द ग्रेचुटी बिकम्स पेबल, एम्प्लॉयर, कौन, एम्प्लॉयर शाल, वेदर एम्प्लॉय गिव एन एप्लीकेशन और नॉट, एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन दिया ग्रेचुटी का या नहीं दिया, फिर भी ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है क्या, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी उसके हिसाब से कितना ग्रेचुटी एम्प्लॉय को देना चाहिए वो उसको निकालना पड़ेगा। एंड गिव द नोटिस टू द पर्सन टू होम इट इज पेबल। अब यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड नहीं आया, क्या बोला है, गिव द नोटिस टू द पर्सन टू होम इट इज पेबल। रीजन, अगर एम्प्लॉय मर गया तो नॉमिनी या तो लीगल हायर आएगा इसमें,
हाँ या ना, समझा? तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी देना है, एंड ही शैल गिव अ नोटिस टू द पर्सन टू हुम द ग्रेचुटी इज पेबल एंड ऑल्सो टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रीजन, कल उठ के अगर एम्प्लॉय या जिसको ग्रेचुटी दे रहे हैं वो बोला कि मुझे नोटिस मिला ही नहीं, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको बोलना, एक कॉपी देना पड़ेगा कि देख भाई मेरे हिसाब से इतना ग्रेचुटी है, मैंने नोटिस दे दिया। समझा इतना? और वो नोटिस किस कौन से फॉर्म में देंगे? फॉर्म एल पे देंगे। एम्प्लॉयर शैल पे विद इन 30 डेज ऑफ ग्रेचुटी बिकम पेएबल, मतलब जैसे ही ग्रेचुटी पेएबल हो गया 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एंड अगर एम्प्लॉयर नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% पर एनम। समझा इतना परफेक्टली? अगर 30 डेज में एम्प्लॉयर ने नहीं दिया तो 10% पर एनम। बट अगर इफ डिले इज ड्यू टू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की वजह से डिले हो रहा है, 30 डेज में आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले वो सेफ खेलेगा। सेफ कैसे खेलेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लिख के दे देगा कि एम्प्लॉय की वजह से आई एम नॉट एबल टू पे हिम द ग्रेचुटी, तो प्लीज ग्रांट मी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? फिर ये 30 डेज वाला रूल उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, बट उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी से सबसे पहले अथॉरिटी लेना पड़ेगा, मतलब रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। समझा इतना परफेक्टली आप लोग को? हाँ या ना? फिर उसके बाद इफ ग्रेचुटी इज नॉट एडमिसिबल, मतलब कोई रीजन की वजह से अगर एम्प्लॉयर डिटरमाइन ही नहीं कर सकता है कि कितना ग्रेचुटी भरना है, ही इज अनेबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, देन बाय गिविंग अ नोटिस इन फॉर्म एम, कौन सा? इन फॉर्म एम, टू द पर्सन टू हुम इट इज पेएबल, मेंशनिंग कि भाई देख मैं ग्रेचुटी नहीं कर पा रहा हूं डिटरमाइन, प्लस एक कॉपी देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। फिर से अगर मैं ग्रेचुटी डिटरमाइन कर रहा हूं तो सिंपल अप्रोच है, और वही चीज अगर बीइंग एन एम्प्लॉयर इफ आई एम अनेबल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, तो फॉर्म एम में सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय को बताऊंगा कि आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, उसके साथ साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी बताऊंगा, फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैलकुलेट करेगा। समझा इतना परफेक्टली आपको? हाँ या ना? फिर उसके बाद सेक्शन 7(4) डिस्प्यूट का मतलब क्या है? अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल बीइंग एन एम्प्लॉयर, मैंने बोला कि आपको 2 लाख ग्रेचुटी है, बट आपको लगता है 2 लाख सर कैसे हुआ, 3 या 4 लाख रुपया है, तो डिस्प्यूट हो गया ना एक तरीके से। मैं आपको दे रहा हूँ 2 लाख, बट आप उसको रेडी ही नहीं हो मांगने के लिए। समझा? तो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ ग्रेचुटी, तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कितना देना था? 2 लाख देना था, तो सबसे पहले वो 2 लाख अमाउंट जो मुझे ठीक लग रहा है, मैं क्या करूंगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो अमाउंट डिपॉजिट कर दूंगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अमाउंट डिपॉजिट करूंगा। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? हम दोनों को बुलाएगा एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब हम दोनों की सुनेगा कि मुझे क्यों लगता है 2 लाख और सामने वाले को क्यों लगता है 3 या 4 लाख। समझा इतना परफेक्टली? फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक डिसीजन लेगा। मैंने कितना भरा था? 2 लाख भरा था। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि 2 लाख नहीं 2.5 लाख है, तो मेरे को एक्सेस 50,000 और भरना है। बट ये भरना किसको है? एम्प्लॉई को नहीं। डिस्प्यूट हुआ ना, तो एम्प्लॉयर भरेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भरेगा जिसको ग्रेचुटी पेएबल है उसको, मतलब बीच में फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ जाएगा। समझा? एम्प्लॉयर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं भरेगा अगर एक्सेस अमाउंट है तो। एम्प्लॉयर भरेगा किसको? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको भरेगा? एम्प्लॉय, या तो फिर लीगल हायर या नॉमिनी हैज द केस में भी। समझा? ये वाला डिस्प्यूट वाला याद रखना, सेक्शन 7(4). फिर सेक्शन 7(1) एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी, ये इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना कि 30 डेज के अंदर अंदर, देखो इधर ही अपन ने किया था क्या, वेदर एप्लीकेशन मिले या नहीं मिले, फिर भी अपन को क्या करना है? एम्प्लॉयर को क्या करना है? ये देखो ये रहा, वेदर एम्प्लॉय गिव एप्लीकेशन और नॉट। एम्प्लॉयर का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ग्रेचुटी देना है। अब एम्प्लॉई, अभी समझो फॉर एग्जांपल आई एम एन एम्प्लॉई एंड आई वांट माय ग्रेचुटी अर्ली, तो मैं सामने से एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन लिख के दे दूंगा विद इन 30 डेज ऑफ द ग्रेचुटी बीइंग पेएबल, कि भाई देख मुझे ग्रेचुटी जल्दी से जल्दी चाहिए, प्लीज आप मुझे ग्रेचुटी दे दो। और ये कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म नंबर आई। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म आई। तो फॉर्म आई क्या बोलता है? एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। समझा ये वाला चीज? ये भी विद इन 30 डेज होगा। अब इसमें एक रूल याद रखना, अगर मेरे को मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले से ही पता है कि मैं इतनी तारीख को रिटायर होने वाला हूँ, या तो सुपर एनुएशन एज होता है, लिमिट फिक्स होता है जो पिछली बार बताया था, तो इफ डेट ऑफ सुपर एनुएशन या डेट ऑफ रिटायरमेंट इज ऑलरेडी नोन टू मी,
तो मैं 30 डेज पहले ही एप्लीकेशन दे सकता हूँ। देखो अगर मेरा सर्विस टर्मिनेट हुआ एंड मुझे पता ही नहीं था सर्विस कब खत्म होने वाला है मेरा, तो जैसे ही सर्विस खत्म हुआ 30 डेज के अंदर अंदर मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ। बट मेरे को पहले से पता है कि मेरा ये रिटायरमेंट डेट है या सुपर एनुएशन डेट है, राइट, तो उसके पहले 30 डेज के अंदर अंदर भी दे सकता हूँ। मतलब अगर मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ ये मेरे को पहले से पता है, आज से मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ ताकि मेरे को ग्रेच्युटी जल्दी मिले। समझा ये वाला चीज? अब एक और चीज याद रखना इसमें, सुनना, अगर मुझे देना है तो कौन सा है, फॉर्म आई, आई है ना, यानी अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को दे रहा है तो कौन सा लगेगा, फॉर्म आई लगेगा। वही चीज अगर मैं मर गया एंड वही चीज अगर मेरे लीगल हायर्स कर रहे हैं तो कौन सा लगेगा, फॉर्म के। एंड वही चीज अगर कोई नॉमिनी कर रहा है तो क्या होगा, फॉर्म जे। होता एक ही है क्या, एम्प्लॉई या तो जो बंदा जिसको ग्रेच्युटी चाहिए वो एप्लीकेशन दे रहा है एम्प्लॉयर को, बट इसमें 3 अलग अलग फॉर्म है ताकि सामने वाले को समझ में आए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को समझ में आए कि एप्लीकेशन दे कौन रहा है। अगर एम्प्लॉय देगा तो फॉर्म आई, नॉमिनी देगा तो फॉर्म जे, और वही चीज लीगल हायर देगा तो फॉर्म के। ये मैंने पिछले बार भी बताया था क्या, कि अगर 30 डेज के अंदर अंदर तुमने एप्लीकेशन नहीं भरा तो उसके बाद भी बिलेटेड एप्लीकेशन भर सकते हो। सिर्फ 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं भरा मतलब आपका ग्रेच्युटी अभी नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पे भी ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया वाला नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। परफेक्ट। नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द एम्प्लॉयर शाल, यानी जैसे उसका एप्लीकेशन मिल गया 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर इफ क्लेम इज एडमिसिबल, मतलब दोनों की रजामंदी है, इशू नोटिस इन फॉर्म एल टू द पर्सन रिसीविंग ग्रेच्युटी फिक्सिंग द अमाउंट एंड द डेट, की कब वो डेट पे उसको ग्रेच्युटी मिलने वाला है, बट वो डेट 30 डेज के ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन दोनों की बीइंग एन, मैं एम्प्लॉयर हूँ आप लोग एम्प्लॉई है, आपने मेरे को एप्लीकेशन दिया विद इन 15 डेज, अगर मेरे को लग रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी अगर अपन दोनों ने बोला कि हाँ भाई सही है ये, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फॉर्म नंबर क्या दे दूंगा, फॉर्म एल। कौन सा फॉर्म दूंगा मैं आपको, फॉर्म एल। और फॉर्म एल में मैं क्या करूंगा, 2 चीज स्पेसिफाई करूंगा। सबसे पहले मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा इसमें, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी जो अपन ने हाँ बोला, एंड सेकेंड डेट कि कब मुझे पेमेंट करना है आपको, बट वो डेट 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इफ द क्लेम इज नॉट एडमिनिस्ट्रेबल, मतलब अपन दोनों को यानी कोई डिस्प्यूट है, मैं बोल रहा हूँ 2 लाख, आप बोल रहे हैं 3 लाख, इशू फॉर्म एम, फिर से कौन सा फॉर्म, फॉर्म एम, स्पेसिफाइंग द रीजन, नोटिस शैल बी गिवन टू सीए, सीए मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, चार्टेड अकाउंटेंट ने, ये याद रखना। जो मेरा वीडियोस कंटिन्यूस देख ले उसको मालूम होगा कि सीए का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो बीच में से नहीं देखना ही है। क्या अगर क्लेम एडमिसिबल नहीं है, इशू फॉर्म एम स्पेसिफाइंग द रीजन, नोटिस शैल बी गिवन टू अ सीए कि हाँ भाई देखो हम लोग दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, इसके लिए अभी तक क्लेम नहीं गया। नोटिस विल बी सर्व आइदर बाय पर्सनल सर्विस और बाय रजिस्टर्ड, या तो खुद जाके दो या तो फिर पोस्ट ऑफिस से दो। परफेक्टली समझा? अब इसमें मोड ऑफ पेमेंट, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैसे देगा, तो या तो कैश दे सकता है वो, डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है, या तो चेक दे सकता है। समझा इतना परफेक्टली? इफ अमाउंट इज लेस देन 1000, इंपॉर्टेंट, इफ द अमाउंट इज लेस देन 1000, पेमेंट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर भी चलेगा, बट पोस्टल मनी ऑर्डर में कुछ चार्जेस लगते हैं जिसको कमीशन बोला जाता है। 1000 में वो कमीशन काटने का, समझ 100 रुपया, तो 100 रुपया काटने का और बाकी जो 900 रुपया बचा वो आपको देना पड़ेगा। समझा? पर ये पोस्टल मनी ऑर्डर कब होगा, पोस्टल मनी ऑर्डर एक ही टाइम पे होगा जब 1000 रुपए से कम है। एंड वही चीज अगर इन केस ऑफ माइनर हो, मतलब आप कौन हो, माइनर हो, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अभी आपको पैसा नहीं देगा, वो क्या करेगा, आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट कर देगा किधर, एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तो फिर उसकी कोई सब्सिडरी पे, या तो फिर कोई नेशनलाइज बैंक में, और वो एफडी टर्म डिपॉजिट करेगा वो एक तरीके से। समझा? और जैसे आप मेजर हो जाओगे वो पैसा आपको मिल जाएगा। समझा इतना परफेक्टली? उसके बाद एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये याद रखना, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर कुछ चीज नहीं सुन रहा है अपनी, या अपने फॉर्म्स नहीं कलेक्ट कर रहा है, राइट, तो आप क्या करोगे, आप सीए के पास जाओगे, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाओगे। मतलब इसमें आप कौन हो, एम्प्लॉई हो। तो सुनना, इफ एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंटरटेन एप्लीकेशन फॉर ग्रेच्युटी, मतलब 30 डेज के अंदर आप भी एम्प्लॉय भी ग्रेच्युटी का एप्लीकेशन दे सकता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
रिजेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी, मतलब वो बोल रहा है कि भाई मैं एलिजिबल ही नहीं हूं या तुम एलिजिबल ही नहीं हो, मैं ग्रेचुटी नहीं दूंगा। इंडिकेट लेस अमाउंट देन द एलिजिबल अमाउंट, लीगली मेरा 3 लाख होता है बट वो 1 लाख ही दे रहा है मेरे को। या तो फिर फेल्स टू इशू नोटिस, इसमें से कुछ भी हुआ, देन पर्सन टू हुम ग्रेचुटी इज रिसीवेबल शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर एन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस, मतलब जब से कांड हुआ है 90 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा इन फॉर्म नंबर एन। और लॉजिकल बात है, किसको एप्लीकेशन देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। समझा इतना परफेक्टली। और जो एप्लीकेशन देगा ना उसका एक कॉपी एम्प्लॉयर के पास भी जाएगा। परफेक्ट विद दिस, आया ना। बिलेटेड एप्लीकेशन यानी 90 डेज के बाद भी अगर दिया तो वो अलाउड होता है। पोगा में याद रखना, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में इट इज अलाउड। डायरेक्शन इशूड बाय द अथॉरिटी, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इशूड बाय द, मतलब जैसे ये एप्लीकेशन दे दिया, अब अथॉरिटी क्या करेगा, तो सुनना, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय इशूइंग अ नोटिस इन फॉर्म नंबर ओ, यानी जैसे ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन मिला वो नोटिस देगा इन फॉर्म नंबर ओ। एंड नोटिस में क्या लिखा होगा कि दोनों पार्टी हाजिर हो ऑन ए स्पेसिफाइड डेट टाइम प्लेस, आइदर बाय हिमसेल्फ, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी खुद रहेगा, या तो फिर थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। या तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको बोलेगा कि ये समय पे, ये प्लेस, ये टाइम पे आप रहोगे, या तो खुद रहो या तो आप कोई रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज करो कि आपके बिहाफ में वो रह सकता है, मतलब एक तरह से प्रॉक्सी हो गया। तो इसमें प्रॉक्सी अलाउड है, जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय खुद रहे। अब देखो एम्प्लॉय तो एप्लीकेशन दिया था वो तो खुद ही रहेगा, ये प्रैक्टिकल है, बट एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव चलता है इसमें, समझा। और फॉर्म ओ में ये भी लिखा होगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस है उसको भी लेके आना। इफ प्रॉक्सी इज देयर देन रिटन एप्लीकेशन दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, यानी अगर एम्प्लॉयर नहीं आ सकता है तो रिटन एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास है कि या तो वो प्रॉक्सी एक्सेप्ट करेगा या तो वो प्रॉक्सी रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट किया तो कोई पंगा नहीं है, बट वही चीज कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर प्रॉक्सी को रिजेक्ट किया, आपके रिप्रेजेंटेटिव को रिजेक्ट किया, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा द रीजन व्हाई ही इज रिजेक्टिंग द प्रॉक्सी। समझ में आया ये वाला चीज, हाँ या ना। ही हैज टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड द रीजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हियरिंग, मतलब एक बार हियरिंग कंप्लीट हो गया, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग, मतलब उसको क्या मिला, वेदर एनी अमाउंट इज पेबल और नॉट। मतलब एक बार अगर पूरा प्रोसीडिंग हो गया उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उसको जो भी मिला, फाइंडिंग हुआ, उसका जो भी कंक्लूजन था वो रिकॉर्ड करेगा एंड बताएगा कि ग्रेच्युटी पे करना है या नहीं करना है, एंड कॉपी ऑफ द फाइंडिंग विल बी गिवन टू बोथ द पार्टीज। इफ द एम्प्लॉयर, अब सुनना इंपॉर्टेंट, इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू अपीयर, यानी एम्प्लॉयर डेट पे आया ही नहीं एंड उसके पास कोई रीजन भी नहीं था कि वो क्यों नहीं आया, तो सीए क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल प्रोसीड एंड डिटरमाइन एप्लीकेशन एक्स पार्टी, लिखना पड़ेगा। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टी डिसीजन आ जाता है। नहीं समझा, एक्स पार्टी का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ना, एम्प्लॉय तो खड़ा है बट एम्प्लॉयर नहीं खड़ा है, राइट, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है एंड कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है कि वो क्यों नहीं है, तो कोर्ट या कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, वो डिसीजन ले लेगा, प्रोसीडिंग चालू कर देगा। समझा ये वाला चीज, हाँ या ना। इफ एप्लीकेंट एम्प्लॉय फेल्स टू अपीयर, तो सीए क्या करेगा, जो एप्लीकेशन था वो डिसमिस कर देगा, जब तुम ही नहीं आ रहे हो, तुमको ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या है। समझ में आया। बट अभी ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन इफ द एप्लीकेंट इज अनेबल टू कम, फिर उसने पीछे से बोला कि भाई देख सर आई वॉज अनेबल टू कम, प्लीज गिव मी अ सेकेंड चांस, ये किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉई की, यानी एप्लीकेंट की जिसको ग्रेच्युटी चाहिए। तो इन दैट केस सुनो, नोटिस टू अपोजिट पार्टी, सॉरी, if applicant fail to appear then CA will dismiss the application. If good cause shown then within 30 days he will review the application again. अगर एम्प्लॉय ने बोला सर सफिशिएंट रीजन था, दैट इज द रीजन आई एम अनेबल टू कम, तो विद इन 30 डेज वो रिव्यू करेगा। कौन रिव्यू करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी देगा। एंड अगर उसको लगा ठीक है भाई इसका केस फिर से ले लेंगे, तो मिनिमम 14 डेज का नोटिस देगा दोनों पार्टी को एंड 14 डेज के बाद फिर से बुलाएगा वो। समझा ये वाला चीज परफेक्टली, हाँ या ना। अब सीए क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल ऑथोराइज अ क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस टू एडमिनिस्टर द
ओथ, मतलब सब सही से बोल रहे हैं या नहीं, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ सब सही बोलूंगा वरना कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये सब कौन करेगा, क्लर्क एडमिनिस्टर करेगा। समझ में आया। सीए हैव द पावर टू समन एनीवन, समन मतलब बुलाना, राइट। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है या किसी के पास एविडेंस है और या तो किसी बंदे को बुलाया जाना है, सीए वो कर सकता है, बट कौन से फॉर्म में करेगा, वो फॉर्म नंबर पी में करेगा। समझा इतना परफेक्टली। एनी समन नोटिस विल बी इशूड एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब जो नॉर्मल अदालत होती है वैसे ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास भी पावर रहेगा। समझ में आया। इफ, और वही चीज सुनो, इफ द एम्प्लॉय इज अ ट्रेड यूनियन, यानी एक एम्प्लॉय नहीं है या एक एम्प्लॉयर नहीं है, बहुत सारे जन है, तो बहुत सारे जनों को नोटिस नहीं दे सकते अपन, तो अगर ट्रेड यूनियन है तो उसके सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, और अगर सेक्रेटरी नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफिस को देना पड़ेगा। समझ में आया। एंड लास्ट में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का रिजल्ट होगा, सीए विल इशू अ नोटिस ऑफ पेमेंट इन फॉर्म नंबर आर, फॉर्म नंबर आर, आर फॉर रिसीट, आर फॉर फॉर्म नंबर आर, स्पेसिफाइंग द अमाउंट की कितना ग्रेचुटी भरना है, एंड नोटिस ऑफ द सेम टू एम्प्लॉय लीगल हायर। और एक चीज याद रखना, जैसे ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने फॉर्म नंबर आर किया, विद इन 30 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन रूल 10 याद रखना, ये हॉट टॉपिक है, ये आ सकता है। परफेक्ट। पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास 4 पावर है। पहला, एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग एन ओथ, मतलब किसी भी बंदे को बुला सकता है और उसको कसम खिलवा सकता है कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। सेकेंड, रिक्वायरिंग डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर कर सकता है। थर्ड, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। एंड फोर्थ, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, कोई भी बंदे को बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकता है, एविडेंस ऑन एफिडेविट, एंड लास्ट, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया, यू आर अनहैप्पी, तो कुछ भी अगर अनहैप्पी होता है तो अपन क्या फाइल करते हैं, अपील फाइल करते हैं। समझ में आया। एनी पर्सन अग्रीव बाय द ऑर्डर, अग्रीव मतलब विच इज नॉट हैप्पी, द पर्सन हु इज नॉट हैप्पी, एनी पर्सन अग्रीव बाय द ऑर्डर अपील टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 60 डेज। किस पे अपील करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन को अगर यू आर अनहैप्पी विद दैट, तो आप किसको अपील करोगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज। एंड अगर रीजनेबल कॉस्ट आपने शो किया कि मैं 60 डेज में नहीं कर पाया था अपील, राइट, तो फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज का। समझ में आया ये वाला चीज। उसके बाद रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम आया हुआ है। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी से अब ये क्या बोलते हैं, इफ नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी अगर देखो ऑर्डर आ गया, सब आ गया, बट एम्प्लॉयर है वो पे ही नहीं कर रहा है, तो अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा। तो इफ नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द अग्रीव पार्टी, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी खुद से नहीं, पहला जिसको ग्रेचुटी मिलने वाले वो एप्लीकेशन देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि सर मेरा ग्रेचुटी मिला नहीं है, तो ऑन एन एप्लीकेशन बाय द अग्रीव पार्टी द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर द अमाउंट टू बी रिकवर्ड टू द कलेक्टर। सर्टिफिकेट मतलब अपना जो सर्टिफिकेट आता है वैसा नहीं, एक ऑर्डर ही होता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगा, यानी सर्टिफिकेट, कीवर्ड सर्टिफिकेट, किसको देगा, कलेक्टर को देगा। एंड कलेक्टर फिर एम्प्लॉयर के पास जाएगा और वो पैसा वसूल करेगा, बट प्रिंसिपल तो करेगा ही, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी करेगा। एंड इंटरेस्ट का रेट कितना, 9% पर एनम। और कलेक्टर वैसे ही रिकवर करेगा जैसे लैंड अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, मतलब जमीन का जो टैक्स लगता है वैसा कलेक्ट कर रहा है, वैसा ही कलेक्टर इन दैट वे कलेक्ट करेगा। समझ में आया। फिर वो जो पैसा है वो कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देगा, एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिर एम्प्लॉई या जो पर्सन था, एप्लीकेंट था जिसने एप्लीकेशन भरा था, उसको देगा। नहीं समझा, समझा ये वाला चीज परफेक्टली। अब उसके बाद पेनल्टीज याद रखना, इसमें छोटा सा है। फॉल्स स्टेटमेंट अगर आपने कुछ भी दिया तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है, या तो फाइन लग सकता है मैक्सिमम 1000 का, या तो दोनों हो सकता है। 9(1). 9(2) डिफॉल्टिंग कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के प्रोविजन को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 ईयर तक जा सकता है, या तो फिर फाइन मैक्सिमम 1000, या तो फिर बोथ। एंड लास्टली अगर आपने पेमेंट नहीं किया, इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 3 मंथ्स, यानी मिनिमम आ गया। देखो पहले 2 में क्या था, मैक्सिमम था, अभी क्या आ गया, मिनिमम। मिनिमम 3 महीने का तो रहेगा ही, बट अगर कोर्ट को लगे, एक चीज याद रखना, केस लॉ में आ सकता है, मिनिमम पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट इज व्हाट, 3 मंथ्स।
बट वही चीज अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई 3 महीने के कम पे आप मुझे सजा दे रहे हैं तो कोर्ट दे सकता है। मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि 3 महीने से भी कम की सजा दे सकता है, बट रीजन हैज टू बी गिवन इन राइटिंग, या रीजन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि ऐसा कोर्ट को क्यों लगता है। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली। फिर सेक्शन 10, exemption to employer if he was not the actual offender। क्या बोला? exemption to employer if he was या तो फिर is not the actual offender। मतलब भाई मेरा तुमने मेरे पे केस की है बीइंग एन एम्प्लॉयर एंड आप एम्प्लॉई हो, आप लोग ने मेरे पे केस किया है, बट असली में मैं तो गुनेगार हुई नहीं, कोई थर्ड पर्सन है। तो जैसे ही केस का नोटिस आया मेरे को मिनिमम 3 दिन का टाइम मिलने वाला है। समझ में आया? मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को क्या बोल सकता हूँ, सर मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मेरे कुछ किया ही नहीं है, ये बंदे ने किया है, मैं इसको आपके सामने लेके आऊंगा। एंड अगर फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगा कि हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे पैसा नहीं भरना है, फिर वो थर्ड पर्सन को पैसा भरना है। नहीं समझा? तो इसमें 3 दिन का नोटिस मिनिमम होना चाहिए। फिर सेक्शन 11, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने बोला, कलेक्टर ने बोला, बट फिर भी मैं ग्रेचुटी दे नहीं रहा हूँ, आई बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं फिर भी ग्रेचुटी नहीं दे रहा हूँ और 6 महीना पास हो गया, 6 महीना पास हो गया, तो सबसे पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक ऑथराइजेशन लेटर बनाएगा विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज जैसे मैंने ऑथराइजेशन लेटर बनाया, विद इन 15 डेज मैं सीधा मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, किसके अगेंस्ट? एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। मजिस्ट्रेट मतलब जज। फिर से 6 महीने हो गए, कोई भी मेरे को ग्रेचुटी मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कलेक्टर कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो एक ऑथराइजेशन लेटर बनेगा विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जो सीए है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, एक केस फाइल कर देगा, किसके अगेंस्ट? एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। फिर कोर्ट में इन लोग केस लड़ेंगे। समझा? एंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी। अब इसका मतलब क्या है? नो ग्रेचुटी पेबल अंडर द एक्ट शैल बी लाइबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री या ऑर्डर। मतलब अभी समझो मैं एम्प्लॉई हूँ, मेरे को 2 लाख रुपया ग्रेचुटी मिलने वाला है, अब मेरा एक केस चालू था जिसमें मेरे को 1.5 लाख रुपया पे करना है, तो वो जो जज है या जो ऑर्डर पास करेगा जज, उसमें ये नहीं बोल सकता है कि 1.5 लाख पे करना था, 2 लाख मिलने वाला था तो एडजस्ट कर लो। एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है अनलेस स्पेसिफिकली जज ने बोला है, यानी नॉर्मली जज एडजस्ट नहीं कर सकता है, बट अनलेस जज बोल रहा है कि 2 लाख मिलने वाला था, 1.5 लाख एडजस्ट कर लो तो चलेगा। वरना प्रोटेक्शन मिलता है कि कुछ भी अगर टैक्स बाकी है, कुछ भी आपका अरियस है, राइट, कोई भी केस है जिसमें अरियस है, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली, राइट? तो गाइस अपन ने पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 बहुत अच्छे से कर लिया। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्सिमम 1 ही क्वेश्चन आता है इसमें। परफेक्ट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूरा डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? चैनल के साथ रहना, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।